Hello everyone, you all are welcome to MAM Institute of Commerce। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिसका नाम एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन है। और इसमें हम लोग जानेंगे कि क्या क्या किस चीज़ की मीनिंग है और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैंगे इस चैप्टर के अंदर जो हमें डिटेल एनालिसिस करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होती है सर? एडवर्टाइजिंग में भी डिफाइंड एज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये एक पेड फॉर्म में होती है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है वो नॉन पर्सनल है, किसी की पर्सनल प्रेजेंटेशन नहीं होती है। और प्रमोशन ऑफ आइडिया, गुड्स और सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, यानी जो इस एडवर्टीजमेंट को स्पॉन्सर कर रहा है वो आइडेंटिफाइड बंदा होता है। ठीक है, आइडेंटिफाइड कंपनी होती है कि जो भी इसको स्पॉन्सर कर रहा है, लेकिन ये पेड फॉर्म में होती है और नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, पेड फॉर्म, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, ये इसके कीवर्ड्स हैं सर। ठीक है, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। फिर अगला क्वेश्चन है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है सर? तो एडवर्टाइजिंग हैज़ बिकम एन इंडिस्पेंसिबल फंक्शन इन मॉडर्न बिजनेस, यानी आज के टाइम पे ये एक ऐसा फंक्शन बन चुका है जो हर एक बिजनेस फॉलो कर रहा है और इसको छोड़ नहीं सकता। ठीक है, चाहे वो छोटे से छोटे बिजनेस हो चाहे बड़े से बड़े बिजनेस हो, हर कोई एडवर्टीजमेंट आज करता है। इट परवेट्स आर इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, यानी ये हर जगह अवेलेबल होगी, चाहे हमारी इकोनॉमिक लाइफ हो चाहे हमारी सोशल लाइफ हो, हर जगह ये एडवर्टीजमेंट अवेलेबल होते हैं। इट हेल्प्स टू डिसएमिनेट इंफॉर्मेशन विच इज़ यूज़फुल टू बिजनेसमैन। किसके लिए यूज़फुल होते हैं ये? बिजनेसमैन के लिए, कंज्यूमर्स के लिए एंड सोसाइटी इन जनरल के लिए। ये क्या करती है? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, वो कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है? यूज़फुल सर एडवर्टीजमेंट में क्या होता है? प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा होता है। ठीक है, प्रोडक्ट की खासियतें क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है, ये सब बताया जा रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये यूज़फुल होती है बिजनेसमैन के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, सोसाइटी के लिए, सबके लिए। ठीक, क्योंकि इसके अंदर हम लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सर अगला क्वेश्चन आ रहा है, डिफाइन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एजेंसी जो एडवर्टीजमेंट करती है उसको कहा जाता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ठीक है सर, एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी होती है? स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसके पास बेसिकली पूरी स्किल्स इसी की होती है कि कैसे एडवर्टीजमेंट किया जाए। विच प्रोवाइड ऑल एडवर्टाइजिंग रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, ये क्या करती है? पूरी एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है फॉर सम कमीशन और फी। ठीक है, या तो कमीशन लेती है उसके बदले में या तो फी चार्ज करती है ये एजेंसीज। ठीक है, when it is owned and operated by advertiser himself it is called in house agency। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है MCQ के लिए ये पॉइंट कि अगर कोई एजेंसी खुद एडवर्टाइज़र ओन कर रहा है तो वो इन हाउस एजेंसी कही जाती है। ठीक है सर, चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या कहता है सर, ज़रा देखते हैं। व्हाट इज़ सोशल एडवर्टाइजिंग मीडिया। सोशल एडवर्टाइजिंग मीडिया क्या होता है सर? इसके दो कंटेक्स्ट बनते हैं। ठीक है सर, तो सोशल एडवर्टाइजिंग ईदर रिफर्स टू एडवर्टाइजिंग अबाउट रेलेवेंट इश्यूज इन द सोशल रिलेशनशिप्स नेटवर्क टू प्रमोट अ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, यानी आज के टाइम के रेलेवेंट इश्यूज़ जो हैं ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स और नेटवर्क, ताकि उनके प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट किया जा सके। और इन द फॉर्मर कंटेक्स्ट कहता है एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स आर क्रिएटेड इन पब्लिक इंटरेस्ट, और इन द लेटर कंटेक्स्ट एडवर्टाइजिंग ऑफ सोशल नेटवर्क इन कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी। इन द फॉर्मर कंटेक्स्ट कहता है एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स आर क्रिएटेड इन पब्लिक इंटरेस्ट, यानी पब्लिक से रिलेटेड जितने इश्यूज़ हैं उनके कैंपेन्स चलाए जाते हैं। और इन द लेटर कंटेक्स्ट एडवर्टाइजिंग सोशल नेटवर्क्स इन इट्स कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, यानी सोशल नेटवर्क के ज़रिए से हम एडवर्टाइजिंग करेंगे तो वो सोशल एडवर्टाइजिंग मीडिया कहलाएगा। ठीक है, जैसे यूज़ ऑफ व्हाट्सएप, टेलीग्राम
एंड योर लिंक्डइन, योर इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब का यूज़ करते हैं तो फिर वो एडवर्टीज़मेंट कहलाती है, सोशल एडवर्टाइजिंग मीडिया। और अगर किसी पब्लिक इंटरेस्ट यानी पब्लिक इश्यूज़ को लेकर हम लोग कैंपेन चलाते हैं तो फिर वो कहा जाता है सोशल एडवर्टाइजिंग मीडिया। दोनों कंटेक्स्ट में मतलब दोनों ही कंटेक्स्ट में इसकी मीनिंग निकल सकती है सोशल एडवर्टाइजिंग मीडिया की। अब अगला क्वेश्चन आता है डिफाइन सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रमोशनल एक्टिविटीज़, ठीक है, अदर देन एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी, ठीक है। पब्लिसिटी को हटा के, पर्सनल सेलिंग को हटा के, एडवर्टीजमेंट को हटा के जो एक्टिविटी करी जाती है उसको सेल्स प्रमोशन कहा जाता है। हेल्प्स टू इंक्रीज सेल्स थ्रू नॉन रेपिटेटिव एंड वन टाइम कम्युनिकेशन। ये बार बार नहीं होती, ठीक है। जो सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी होती है वो बार बार नहीं होती है, वो वन टाइम होती है, ठीक है, जबकि एडवर्टीजमेंट बार बार होती है, ठीक है। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल एडवर्टाइजिंग मीडिया। तो सर ये सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ट्विटर, ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं, सोशल एडवर्टाइजिंग मीडिया के एग्जाम्पल्स हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, इस वजह से मैंने इसको भी डाल दिया है। अब क्वेश्चन आ रहा है अगला, कहता है एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग टू प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर। प्रोड्यूसर और ट्रेडर को एडवर्टीजमेंट से क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो सबसे पहला कहता है मीटिंग कंपटीशन। एडवर्टाइजिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स फॉर फेसिंग कंपटीशन, ठीक है। कंपटीशन को फेस करने के लिए एडवर्टीजमेंट एक अच्छा रास्ता आपका हो सकता है। इट सप्लीमेंट्स पर्सनल सेलिंग की मतलब हेल्प करता है ये, एंड सेल्स प्रमोशन की भी हेल्प करता है, ठीक है। इट क्रिएट्स प्रेफरेंसेस फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, वो अपनी एडवर्टीजमेंट बार बार किए जा रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि लोगों की प्रेफरेंस हो जाती है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और लोग उसी को प्रेफर करते हैं परचेज़ करना, क्योंकि उनके दिमाग में फिर वही चीज़ चल रही होती है। डीलर्स प्रेफर टू हैंडल वेल एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। और जो डीलर्स हैं वो भी जिसका एडवर्टीजमेंट अच्छा किया जा रहा है उसी को अपने पास रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बिकता ज़्यादा है सर, ठीक है, इस वजह से। दूसरा कहता है स्टेडी डिमांड। एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स एंड सस्टेन रेगुलर डिमांड। अब लोग चाहे या ना चाहें, लेकिन क्योंकि एडवर्टीजमेंट इतना ज़्यादा हो रहा है कि लोगों के अंदर वो चीज़ बैठ जाती है, तो फिर वो डिमांड उसकी क्रिएट हो जाती है ऑटोमेटिकली, और वो लोग परचेज़ भी कर लेते हैं उस प्रोडक्ट को। बाय स्मूथनिंग आउट सीजनल एंड अदर फ्लक्चुएशंस, ठीक है। सीजनल फ्लक्चुएशंस आते हैं, अदर फ्लक्चुएशंस आ गए। मार्केट आपको पता है बिजनेस इन्वायरमेंट जिसमें बिजनेस ऑपरेट कर रहा है वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, वो फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है। तो उस चीज़ को हैंडल आउट करने के लिए एडवर्टीजमेंट एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। बाय सजेस्टिंग न्यू एंड मोर फ्रिक्वेंट यूजेस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। किसी एक प्रोडक्ट को बहुत तरीके से यूज़ करना अगर बता दिया जाए और कैसे यूज़ किया जा सकता है इसको, तो एडवर्टीजमेंट हेल्प टू मेंटेन डिमांड थ्रू आउट द ईयर। फॉर एग्जांपल कॉफ़ी है, कॉफ़ी क्या कर रही थी, कॉफ़ी ने क्या किया है, कॉफ़ी आप कोल्ड कॉफ़ी पिए, आप हॉट कॉफ़ी पिए, आपके ऊपर है, ठीक है। तो अब कॉफ़ी की डिमांड क्या है, थ्रू आउट दी ईयर अवेलेबल रहती है। उसने कह दिया कॉफ़ी ने कि भैया देखो, अगर गर्मी आएगी तो तुम कोल्ड कॉफ़ी पियो, अगर सर्दी आएगी तो तुम हॉट कॉफ़ी पियो, ठीक है। अब सीजनल फ्लक्चुएशन जो होते थे कि सर्दियों में कॉफ़ी पी रहे हैं, गर्मी में नहीं पी रहे हैं, अब लोग कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं गर्मियों में, लेकिन पीते हैं सर, इससे उसकी डिमांड बढ़ गई है, ठीक। हायर सेल्स वॉल्यूम। एडवर्टाइजिंग हेल्प्स टू इंक्रीज डिमांड, एक्सपैंड मार्केट एंड एनहांस सेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट क्या करती है, आपकी डिमांड को बढ़ाती है, और इससे क्या होता है, सेल्स आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। थ्रू रिपीटेड एडवर्टाइजिंग अ प्रोड्यूसर कैन क्रिएट अ न्यू कस्टमर। भाई हमने एडवर्टीजमेंट इतना किया कि जो कस्टमर नहीं भी जानता था हमारे प्रोडक्ट को, वो उस प्रोडक्ट को जानने लगा और पहचानने लगा, और मेरा नया कस्टमर एक और जुड़ गया। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स,
ठीक है, नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो कौन जानता है भाई उसको, कोई नहीं जानता है। लेकिन जब उसका एडवर्टीज़मेंट किया जाता है तो लोग उसको जानने लगते हैं, उसके बारे में अवेयर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अगर कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है तो एडवर्टाइजमेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड गेनिंग देयर एक्सेप्टेंस। ठीक है, effective advertising helps in overcoming consumer resistance to new product। अगर बहुत अच्छी एडवर्टीज़मेंट की गई है तो लोग डरते हैं ना नया प्रोडक्ट ख़रीदने में, वो चीज़ लोगों के अंदर झिझक नहीं आएगी, लोग आराम से उस प्रोडक्ट को भरोसे के साथ ख़रीदेंगे कि नहीं ये प्रोडक्ट हमको पता है कैसे यूज़ किया जाएगा, कैसे काम ये करता है। ठीक है, उसके अलावा सर क्या करता है एडवर्टीज़मेंट, गुडविल बनाता है, आपकी रेपुटेशन मार्केट में क्रिएट करता है। कैसे करता है, एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ गुड इमेज। ठीक है, आपकी इमेज फर्म की बहुत अच्छी होती है, रेपुटेशन ऑफ फॉर इट्स प्रोडक्ट। A favorable image increases the capacity of the firm to survive competition। ठीक है, तो कंपटीशन को सरवाइव करना है तो अच्छे से आपको एडवर्टीज़मेंट करना पड़ेगा ताकि आपकी ब्रांड इमेज बन सके। बाय बिल्डिंग गुडविल एडवर्टाइजिंग एनेबल्स बिजनेस फर्म्स टू ऑब्टेन रिपीटेड ऑर्डर्स। ठीक है, अब मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं तो लोग इधर उधर कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको रिपीट ऑर्डर्स मिलते जाएं तो फिर आपको अच्छी एडवर्टीज़मेंट भी करनी पड़ेगी इन दैट केस। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर क्या कहता है कि एडवांटेजेस बताइए आप एडवर्टाइजिंग के कस्टमर को क्या होते हैं। तो सर कस्टमर को पहली चीज़ मिलती है कन्वीनियंस। एडवर्टाइजिंग मेक्स शॉपिंग ईजी बाय रिड्यूसिंग टाइम एंड एफर्ट इन्वॉल्व इन शॉपिंग। ठीक है, अब कस्टमर जाता ढूंढता, काफ़ी उसका टाइम वेस्ट होता, अब उसको क्या हो गया, उसने एडवर्टीज़मेंट देख लिया, वो प्रोडक्ट के बारे में जानता है, वो जाएगा सीधा प्रोडक्ट खरीदेगा, आ जाएगा। कस्टमर कैन मेक बेटर चॉइस अमंग डिफरेंट वैरायटीज़। अब वैरायटी तो मार्केट में बहुत अवेलेबल है, लोकल प्रोडक्ट्स भी हैं और अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट्स भी हैं। तो अब कस्टमर अवेयर कैसे होगा कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, वो जब ही अवेयर हो सकता है जब उसको एडवर्टीज़मेंट अच्छी मिल जाए। ठीक है, तो इससे कन्वीनियंस क्रिएट होती है एक कस्टमर को। फिर एजुकेशन ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर को एजुकेशन मिलती है। क्या एजुकेशन मिलती है सर इससे, एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स एजुकेशन एंड नॉलेज टू कंज्यूमर्स अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स। अगर कोई नया प्रोडक्ट आया है तो उसके बारे में एजुकेट करता है एडवर्टाइजिंग कि उस ये प्रोडक्ट मार्केट में नया है एंड देयर डाइवर्स यूजेस, और उसके क्या क्या यूजेस हैं। कंज्यूमर गेट द बेनिफिट ऑफ better service in safe and proper use of product and develop new ways of life। ठीक है, तो इससे कन्वीनियंस भी हो रही है और एजुकेशन भी मिल रही है एक कंज्यूमर को। लोअर प्राइसेस, इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग रिड्यूस कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट को क्या करती है, रिड्यूस कर देती है टू लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ होलसेलर। फिर होलसेलर भी इससे हट जाते हैं, वो डायरेक्टली कंपनी डील आउट करना शुरू कर देती है। ठीक है, क्योंकि उसने इतना एडवर्टाइज़ किया होता है कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड ऑटोमेटिकली मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है। एज अ रिजल्ट कस्टमर गेट गुड एट लोअर प्राइसेस। ठीक है, गुड्स तो मिल जाते हैं लेकिन लोअर प्राइसेस पे मिल जाते हैं आराम से, क्योंकि होलसेलर भी हट गया। अब होलसेलर नहीं है तो वो अपना मार्जिन लेके नहीं दे बेचेगा, तो फिर भाई जाहिर सी बात है उसको सस्ते में पड़ जाएगा कस्टमर को। एक बेटर क्वालिटी, एडवर्टाइजिंग इज़ जनरली डन थ्रू ब्रांड नेम्स। किससे करी जाती है, ब्रांड नेम्स के ज़रिए अपने नाम डालते हैं वो लोग कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम ब्रांड का ये है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स ट्राई टू क्रिएट स्पेशल फीचर्स इन देयर प्रोडक्ट। इसी वजह से फिर क्या करते हैं प्रोड्यूसर्स, एक ऐसा फीचर डालने की कोशिश करते हैं जो एकदम इनोवेटिव हो, नया हो। ठीक है, जो किसी और प्रोडक्ट में पाया नहीं जाता हो। टू सक्सेसफुली कम्युनिकेट द प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, ताकि वो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन भी बता सके कि मेरे प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से कैसे अलग है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली कंज्यूमर गेट बेटर क्वालिटी एंड वैरायटी ऑफ गुड्स। ठीक है, इससे क्या होता है, अच्छी क्वालिटी का गुड भी मिल जाता है और वैरायटी ऑफ गुड्स भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि
सोप्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या एडवर्टाइज़ करते हैं कि 99.9% हमारे ये किल्स करता है जर्म्स को ठीक है। तो ये आप देखते हैं, तो वो एक अपना अलग प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भैया देखो मेरा जो सोप है ना वो 99.9% जर्म्स को किल कर देता है, मार देता है, ठीक है। वो दूसरे ब्रांड नहीं कर पाते हैं, ये वो दिखाने की कोशिश कर रहा होता है एक एडवर्टीज़मेंट में, ठीक है। फिर क्या कहता है लास्ट में, कंज्यूमर सरप्लस। थ्रू एडवर्टाइजिंग कंज्यूमर बेटर अप्रिशिएट द यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। यूटिलिटी क्या है सर? पावर, और पावर है क्या? पावर कौन सी पावर सर? वांट सेटिस्फाइंग करने की। एंड डराइव हायर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। उससे क्या होता है, उसको यूटिलिटी को अप्रिशिएट करने का मौका मिलता है और हायर सेटिस्फैक्शन भी डराइव होता है उस प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने से, क्योंकि भाई उसको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल गया मार्केट में। दिस सेटिस्फैक्शन एंड प्लेजर डराइव्ड बाय देम फ्रॉम द प्रोडक्ट इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। इसी को क्या कहा जाता है? कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किसके एडवांटेजेस आ रहे हैं, सोसाइटी को क्या एडवांटेजेस मिलते हैं एडवर्टाइजिंग से। कहता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंगेज्ड इन, डिज़ाइन कर रहा है कोई, राइटिंग कर रहा है कोई कंटेंट को, और कोई इशूइंग एडवर्टीजमेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। इनडायरेक्टली एडवर्टाइजिंग इंक्रीजेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ना ही है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी लोग ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे, तो इससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। फिर दूसरा कहता है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एडवर्टाइजिंग इम्प्रूव्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल बाय प्रमोटिंग वैरायटी एंड क्वालिटी इन कंजम्पशन, ठीक है। वैरायटी भी बताता है एडवर्टीजमेंट और क्वालिटी भी देता है, ठीक है, ताकि वो लोग अच्छे से अच्छी क्वालिटी का गुड्स ख़रीद पाएँ और उसको कंज्यूम कर सके। इससे क्या होता है, स्टैंडर्ड इंसान का बढ़ जाता है सर। इट एजुकेट पीपल अबाउट न्यू यूजेस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या करता है एडवर्टीजमेंट कि मेरे पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट है उसका क्या नया यूज़ हो सकता है, ठीक है। एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डेवलपिंग बेटर वेज ऑफ लाइफ, किस तरीके से अपनी लाइफ को और अच्छा किया जा सकता है, ठीक है। सस्टेन द प्रेस, ठीक है। एक ये भी सोसाइटी में एडवांटेज मिलता है एडवर्टाइजमेंट से। एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीज़मेंट होते हैं, मैगजीन्स में भी एडवर्टीज़मेंट होते हैं सर, रेडियो एंड टेलीविज़न पे होते हैं। तो इन सबको कौन सस्टेन कर रहा है? एडवर्टीज़मेंट कर रहा है सर। ये लोग उसी का तो चार्ज लेते हैं। न्यूज़पेपर तो मिलता है 2 रुपये का, 3 रुपये का, 5 रुपये का बस। लेकिन जो न्यूज़पेपर की एजेंसीज चल रही हैं आज, वो किस बेसिस पे चल रही है? एडवर्टीज़मेंट के थ्रू चल रही हैं सर। एज अ रिज़ल्ट पब्लिक गेट्स न्यूज़ एट लोअर रेट। न्यूज़ कितने में मिल जाती है? लोअर रेट में, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये में जो न्यूज़पेपर मिल जाता है, उसमें आप पूरी खबरें पढ़ लेते हैं। एंड सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन इंक्रीजेस। इससे क्या होता है, सस्ते में लोगों को न्यूज़ भी मिल जाती है और अच्छे से सर्कुलेशन भी हो जाता है, ठीक है सर। इंसेंटिव टू प्रोग्रेस, अगला पॉइंट। एडवर्टाइजिंग इज़ अ ग्रेट मोटिवेटिंग फोर्स। किस चीज़ की मोटिवेटिंग फोर्स है सर? पीपल आर इंड्यूस टू वर्क हार्ड। क्या करता है? लोगों को अपनी तरफ, लोगों को कहता है कि भाई तुम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, ठीक है। तो बाय न्यू प्रोडक्ट्स, क्यों? ताकि नया प्रोडक्ट तुम परचेज कर पाओ। ब्रॉट टू देयर नॉलेज थ्रू एडवर्टाइजिंग, ठीक है। कोई चीज़ ख़रीदनी है इंसान को, उसको पैसा चाहिए, पैसा कैसे आएगा? जब वो हार्ड वर्क करेगा, ठीक है सर। तो एडवर्टीज़मेंट ये काम प्रोवाइड करवाती है कि वो हार्ड वर्क करवा देती है लोगों को, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लोग प्रोग्रेस भी करते हैं। फिर स्टिमुलेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एडवर्टाइजिंग कैन बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन इट इज़ बैक्ड बाय न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट। एक नया प्रोडक्ट मिल जाए और एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए, तभी एडवर्टीजमेंट सक्सेसफुल होती है, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिकम नेसेसरी टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
यानी न्यू जो R&D डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है, एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश करता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने की कोशिश करता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये क्या हो जाए, और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए और ज़्यादा यूज़फुल हो जाए, और इसमें जो कॉस्ट है ना, लागत है इसकी बनने में, वो मिनिमम होती चली जाए ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डीमेरिट्स क्या है सर एडवर्टाइजिंग के? अभी तक के तो मेरिट्स 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 पढ़ रहे थे, अब डीमेरिट्स देख लेते हैं। सबसे पहला कहता है हाई प्राइस। ठीक है, इट इज़ आर्ग्यूड दैट लार्ज अमाउंट स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट increases the cost of distribution which is transferred to customer in the form of high prices। अब ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट जो है ना वो इनकर करी जाती है एडवर्टीजमेंट पे। हर साल हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट इनकर करता है एडवर्टीजमेंट पे। अब जब वो एडवर्टीजमेंट करता है ना सर, तो उसकी कॉस्ट किससे रिकवर करेगा? अल्टीमेटली कंज्यूमर से रिकवर करेगा। तो उसकी कॉस्ट को रिकवर करने के लिए वो फिर प्राइस जो है बढ़ा देता है प्रोडक्ट्स के। ठीक है, तो हाई प्राइसेस फिर हम कस्टमर्स को एज अ कंज्यूमर झेलना पड़ता है। ठीक है, वेस्टफुल कंजम्पशन है सर। एडवर्टाइजिंग मल्टीप्लाइज द नीड ऑफ पीपल एंड इनकरेज अनहेल्दी कंजम्पशन। अनहेल्दी कंजम्पशन क्या करता है, हमारी नीड्स, यूँ भी आप लोग ने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर, ह्यूमन वांट्स मल्टीप्लाई, यानी वक्त के साथ साथ वांट जो है क्या होती है, मल्टीप्लाई होती चली जाती है। वांट अनएंडिंग है, कभी भी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन जो एडवर्टीजमेंट है वो क्या करता है, और ज़्यादा वांट को मल्टीप्लाई कर देता है कि भैया ये भी नई मार्केट में चीज़ है, ये भी हमें चाहिए, वो भी नई मार्केट में चीज़ है, हमको वो भी चाहिए। ठीक है, इस तरह से लोगों की नीड्स बहुत ज़्यादा हो जाती है और अनहेल्दी कंजम्पशन लोग करने लगते हैं। एडवर्टाइजिंग परसुएट्स पीपल टू बाय प्रोडक्ट विच दे डू नॉट नीड और कैन नॉट अफोर्ड। जैसे लोग आजकल बहुत सारी चीज़ें EMI पे ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं सर? स्टेटस हमें दिखाना है। लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो उन लोग को लालच आती है, फिर लोग वो चीज़ परचेज़ कर लेते हैं। ठीक है, क्यों? ज़रूरत नहीं थी सर, काम तो हमारे पास जो प्रोडक्ट था उससे भी चल रहा था, लेकिन हमें वो महंगा वाला प्रोडक्ट चाहिए क्योंकि हमें तो सोशल स्टेटस दिखाना है सर कि हम भी सोसाइटी में कोई स्टेटस रखते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं ये लोग, EMI पे लोग सामान खरीद लेंगे, लेकिन ख़रीदेंगे ज़रूर। ठीक है, फिर आता है मिसलीड द कंज्यूमर। इट इज़ सेड दैट एडवर्टाइजिंग इज़ ऑफन डिसेप्टिव। डिसेप्टिव यानी झूठ होता है उसके अंदर, एक्चुअल में कुछ और होता है और एडवर्टीजमेंट में कुछ और ही दिखाया जा रहा होता है। एंड मिस रिप्रेजेंट द फैक्ट्स। मिस रिप्रेजेंट यानी एक्चुअल में जो फैक्ट होते हैं वो नहीं दिखाए जाते हैं और उसको अदल बदल के दिखाया जाता है। ठीक है, देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट सम फर्म इंडल्ज इन फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। कुछ फर्म्स ऐसी हैं जो झूठी एडवर्टीजमेंट करवाती हैं, ठीक है, और मिसलीड करती हैं कंज्यूमर्स को। ठीक है, विच डिस्ट्रॉय पब्लिक कॉन्फिडेंस इन एडवर्टीजिंग। इसी वजह से पब्लिक का, आम जनता का कॉन्फिडेंस एडवर्टाइजमेंट में से कम होता जा रहा है, क्योंकि दिखाते कुछ है आता कुछ है, दिखाते कुछ है होता कुछ है, तो क्या फ़ायदा इससे। फिर क्रिएट्स मोनोपोली। कहता है लार्ज फर्म्स विच कैन अफोर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन एडवर्टीजमेंट एलिमिनेट स्मॉल फर्म्स। क्या करती है ये, स्मॉल फर्म्स को एलिमिनेट कर देती है। कैसे? ब्रांड मोनोपोली बना देती हैं। क्या करती हैं? ब्रांड की मोनोपोली क्रिएट कर देती हैं ये लोग। ठीक है, तो अपने ब्रांड इतनी बिल्ड कर लेते हैं कि स्मॉल फर्म्स जो मार्केट में होती हैं उनसे कोई सामान ही नहीं ख़रीदता, तो वो अल्टीमेटली वाइप आउट हो जाती हैं सारी। एडवर्टाइजिंग दस एनकरेजेस द सर्वाइवल ऑफ माइटिएस्ट रादर देन द बेस्ट। जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है वही सर्वाइव कर सकता है, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। एक ये एडवर्टीजमेंट एनकरेज करती है। वेस्टेज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। क्या कहता है सर, इन ऑर्डर टू मेक यूज़ ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रोड्यूसर्स क्रिएट ट्राइवियल डिफरेंसेस इन देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अपने प्रोडक्ट में डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करने की कोशिश करता है एक जो एडवर्टाइज़र है, जो एडवर्टीजमेंट कर रहा है। वैल्यूएबल रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज टू क्रिएट न्यू इंडस्ट्रीज़। नई इंडस्ट्री बन सकती थी उसी रिसोर्स से,
आर वेस्टेड इन प्रोडक्शन ऑफ नीडलेस वैरायटी। ठीक है, तो उसको कहाँ वेस्ट कर दिया सर, नीडलेस, जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी उसकी वैरायटी और उसके डिज़ाइन बनाने में हमने वेस्ट कर दिया इसमें। ठीक है सर, तो अब अगला क्वेश्चन आ रहा है कि सर आप ज़रा ये बता दीजिए कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी हम लोगों ने पढ़ी थी, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो सर ये फंक्शंस कुछ दे रखे हैं, तो ये आप लोग को पढ़ने होंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन दी वेरियस फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग करना। ठीक है, द एडवर्टाइजिंग एजेंसी प्लान्स दी एडवर्टाइजिंग कैंपेन। जैसा भी कैंपेन चलाना है वो उसको पहले प्लान किया जाता है। अ क्लाइंट फर्म डेलीगेट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन टू द एजेंसी। क्लाइंट फर्म यानी वो फर्म जो एडवर्टाइजमेंट करवाने जा रही है, और यहाँ पे जो एजेंसी है वो कौन है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। यानी उसकी क्लाइंट फर्म क्या करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है कि भाई तुम जानो कैसे उसकी प्लानिंग करनी है और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है प्लान को। द एजेंसी मस्ट हैव फेयर नॉलेज ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट, इट्स हिस्ट्री एंड प्रेजेंट मार्केट कंडीशन। ठीक है, एडवर्टीजमेंट एजेंसी जब ही सक्सेसफुल हो सकती है प्लानिंग में और एडवर्टीजमेंट में, जब उसको अच्छी नॉलेज होगी किसकी, जो फर्म का वो एडवर्टीजमेंट करने जा रही है उसके प्रोडक्ट की और उसकी हिस्ट्री की। ठीक है, और आज उसके मार्केट में कंडीशन क्या है उसकी, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कैसा है, प्राइस लेवल और अदर कंडीशन, सारी कंडीशंस को उनको देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कहता है क्रिएशन एंड एग्जीक्यूशन। एक बार प्लानिंग हो गई, उसके बाद क्या होगा, क्रिएट होंगे और एग्जीक्यूट किया जाएगा। स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट्स आर क्रिएटेड, द एडवर्टाइजिंग कॉपी इज रिटन, द लेआउट इज प्रिपेयर्ड एंड इलस्ट्रेशंस आर ड्रॉन, फोटोग्राफ्स आर finalized and correct mechanical form for running the selected media is produced। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे पूरा क्रिएशन चल रहा है कि एडवर्टीजमेंट क्रिएट हो रही है और उसके बाद उसको कौन कौन से चैनल से एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, मीडिया सिलेक्ट किया जा रहा है। फिर अगला आता है कोऑर्डिनेशन। द एडवर्टाइजिंग एजेंसी कोऑर्डिनेट सेवरल एक्टिविटीज़, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं सारी एक्टिविटीज़ को। इट ऑफन वर्क्स विद द क्लाइंट सेल्स फोर्स। अब क्लाइंट जो एडवर्टीजमेंट करवा रहा है उसके सेल्स डिपार्टमेंट में ये लोग जाते हैं और उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से भी ये लोग कोऑर्डिनेट करते हैं टू इंश्योर लॉन्ग रन सक्सेस। ठीक है, वो लोग बहुत सारा डेटा प्रोवाइड करते हैं। सेल्स पर्सन जो है वो एक्चुअल सेल्स बता सकता है और आने वाले टाइम में सेल्स कितनी हो सकती है वो बता सकता है। ठीक है, तो ये लोग अच्छा खासा डेटा प्रोवाइड कर देते हैं जिसका ये लोग यूज़ करके और एक अच्छा और एक लॉन्ग रन में सक्सेसफुल एडवर्टीजमेंट क्रिएट कर पाते हैं। फिर आता है अकाउंटिंग सर। द एडवर्टाइजिंग एजेंसी मेंटेन्स, क्या करती है, मेंटेन करती है प्रॉपर अकाउंट्स इन कोऑपरेशन विद द क्लाइंट। क्लाइंट के कोऑपरेशन के साथ ये एक अच्छे से प्रॉपर करती है अकाउंटिंग अपनी। द अकाउंटेंट इज इन चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम ऑन द एजेंसी साइड। ठीक है सर, मतलब अकाउंटेंट क्या होता है, इंचार्ज होता है इसका। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का, किसका, एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम का। अ मिसअंडरस्टैंडिंग अराइजिंग बिटवीन द एजेंसी एंड क्लाइंट इज एलिमिनेटेड बाय अकाउंटेंट। तो अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है किसके बीच में सर, एजेंसी के बीच में और क्लाइंट के बीच में, तो वो कौन दूर करता है सर, अकाउंटेंट उस चीज़ को दूर करता है। ठीक है सर, फिर कहता है मीडिया प्लानिंग। द एडवर्टाइजिंग एजेंसी सेलेक्ट्स द मीडिया और सेट ऑफ सूटेबल मीडिया। या तो एक मीडिया चूज़ करेंगे या तो सेट ऑफ मीडिया चूज़ करेंगे फॉर अ क्लाइंट टू रीच द राइट टाइप ऑफ ऑडियंस। भाई उनको जिस लेवल तक के पहुंचना है, जिस क्लाइंट तक के, जिस कस्टमर तक के पहुंचना है, उस हिसाब से वो मीडिया चूज़ करेंगे ताकि उन तक वो पहुंच सकें। ठीक है सर, इट हैज़ टू सी इट that the media plan is carried out properly, which is devised to implement the campaign's communication objective। सर अगर मीडिया सही प्रॉपर सेलेक्ट ना हुआ
तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसलिए उस टारगेट ऑडियंस तक के पहुंचना है तो एक प्रॉपर और एक करेक्ट मीडिया चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है रिसर्च। रिसर्च इज़ द की फंक्शन इन एडवर्टाइजिंग कैंपेन। ठीक है, रिसर्च करना तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है भाई। रिसर्च ना किया तो फिर एडवर्टीज़मेंट सही नहीं हो पाएगा। The decisions on creativity and media selections are taken on the findings uncovered for research। ठीक है, डिसीजंस लिए जाते हैं किसके, क्रिएटिविटी के, मीडिया सिलेक्शन के, किस चीज़ पे ये बेस्ड होते हैं सर, डिसीजंस जो हमने रिसर्च करी है, जो हमने फाइंडिंग्स करी है। ठीक है, रिसर्च मेक्स एवरी डिसीजन सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल। ठीक है, अगर आपने रिसर्च अच्छे से कर रखी है, उसके बाद आप कोई काम करने जा रहे हैं तो आप बहुत ही सिस्टमैटिक वे में उसको कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल होता है सर। द एडवर्टाइजिंग एजेंसी मैनेजेस इट्स एम्प्लॉय। ठीक है, अपने एम्प्लॉय को मैनेज करते हैं, फाइनेंस करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अदर रिसोर्स इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली। इट कंडक्ट्स द बिजनेस बिहाइंड द सीन। ठीक है, ये सीन के सामने नहीं होते, ये बिहाइंड द सीन ही रहते हैं। एंड एक्सरसाइज प्रॉपर कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज़ एंड फंड। जितनी भी एक्टिविटीज़ है और जितना भी फंड है उसके ऊपर प्रॉपर इनका कंट्रोल होता है सर। अगला क्वेश्चन आ रहा है सर, क्या कहता है, एक्सप्लेन वेरियस टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। हम लोग ने सेल्स प्रमोशन पढ़ा था, उसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं सेल्स प्रमोशन की, तो अब हम लोग उसको पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले कहता है एक्सचेंज ऑफर। ठीक है सर, एक्सचेंज ऑफर में क्या होता है, इन दिस मेथड कस्टमर्स आर ऑफर्ड द फैसिलिटी ऑफ एक्सचेंजिंग ओल्ड प्रोडक्ट टू न्यू वन। ठीक है, आते नहीं हैं ऑफ़र कि भैया आप पुरानी टीवी लेके आइए, नई टीवी लेके चले जाइए। ठीक है, कुछ आपको एक्स्ट्रा पेमेंट उसके लिए करना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हीरो होंडा ऑफर्ड इट्स बायर टू एक्सचेंज देयर ओल्ड व्हीकल विद द न्यू वन एंड पे अप टू ₹5,000 लेस ऑन द न्यू परचेज। ठीक है, पुरानी आप गाड़ी लेके आइए और नई गाड़ी लेके जाइए, 5,000 रुपये उसमें आप कम पे करिएगा। ये एक ऑफ़र दिया गया हीरो होंडा के ज़रिए से, ये इसी को एक्सचेंज ऑफ़र कहा जाता है। ठीक है, फिर अगला आ रहा है क्लियरेंस सेल। सेल्स एट रिड्यूस्ड प्राइसेस में बी ऑर्गेनाइज्ड एट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं उसमें क्लियरेंस सेल चलती है, यानी सेल्स होती है और उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है रिड्यूस प्राइसेस के ऊपर। ठीक है, और अदर ओकेजन्स सच सेल्स अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, लोग पहुंचते हैं, 50% ऑफ, 70% ऑफ, ये ऑफ़र चल रहे होते हैं क्लियरेंस सेल्स में, और लोग जा जाके सामान उसमें से ख़रीदते हैं। ठीक है, और ये सब ज़्यादातर एट द टाइम ऑफ कोई फेस्टिवल होता है, उसी टाइम पे ये ऑफ़र्स आपको देखने को मिलते हैं। फिर आता है मर्केंडाइज एड। दिस aids refers to the services provided to induce commercial buyer to purchase goods in large quantity। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है मर्केंडाइज एड में कि जो आपके सप्लायर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये क्या करते हैं कि कॉमर्शियल बायर्स हैं जो आगे फिर से बिज़नेस करेंगे, इसको बेचेंगे, उनको क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं कि वो और ज़्यादा क्वांटिटी में सामान ख़रीदें। सच एड इंक्लूड ट्रेनिंग इन स्टोर्स लेआउट एंड इन्वेंट्री कंट्रोल एंड एडवर्टाइजिंग। कैसे एडवर्टाइजिंग करनी है सर, वो सिखाया जाता है। इन्वेंट्री कैसे कंट्रोल करनी है, इन्वेंट्री कब मंगवानी है, कब स्टॉक आउट ना होने पाए, ये सब कुछ इसमें सिखाया जाता है। स्टोर का लेआउट कैसा होना चाहिए, स्टोर कैसा दिखना चाहिए आपका, ये चीज़ इसमें सिखाई जाती है। फिर आता है सर फ्री ऑफ़र। फ्री ऑफ़र इन ऑर्डर टू प्रमोट सेल्स some firms offer free gift with the purchase of an expensive products। कोई आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदिए, उसके साथ आपको फ्री गिफ्ट, आपको कुछ ना कुछ वो देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल रिस्ट वॉच इज़ फ्री ऑन द परचेज ऑफ मोबाइल फ़ोन। आपने मोबाइल फ़ोन ख़रीदा तो रिस्ट वॉच उस पर आपको फ्री दे दी है, फ्री ऑफ़र दिया जाता है। फिर फेयर्स एंड एग्जीबिशंस होते हैं।
फेयर्स एंड एग्जीबिशन में क्या होता है, ट्रेड शोज, फैशन शोज और परेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस आर इम्पॉर्टेंट टेक्निक ऑफ सेल्स प्रमोशन। ये सारी चीज़ें कंडक्ट करी जाती हैं फेयर्स एंड एग्जीबिशंस के अंदर। फेयर एंड एग्जीबिशंस आर ऑर्गेनाइज्ड यूजुअली बाय बिग फर्म्स, ठीक है, ये स्मॉल फर्म्स नहीं ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, ये बड़ी बड़ी फर्म्स और ऑर्गेनाइजेशन ही इसको ऑर्गेनाइज कर पाती हैं। फेयर्स एग्जीबिशंस हैव वाइड अपील एज सेवरल पीपल विजिट, ठीक है, तो एग्जीबिशन लगा है तो लोग, बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे। दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द विजिटर टू ऑब्जर्व द कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स एंड हेल्प टू प्रमोट सेल्स, ठीक है सर। लोग आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को देखते हैं और उसके बाद उसमें से कुछ ना कुछ परचेज कर लेते हैं सर। उसके बाद कहता है कूपन। सम फर्म्स इशू कूपन्स टू prospective buyers through newspaper, direct mail, dealers, package, door to door salesman। ये इस तरीके से क्या करते हैं, कूपन्स को बांटते हैं इन तरीकों से, ठीक है सर। फिर कहता है अ कूपन इज अ सर्टिफिकेट। कूपन क्या है, एक सर्टिफिकेट है दैट एंटाइटल इट्स होल्डर टू अ स्पेसिफिक सेविंग और डिस्काउंट। कूपन में क्या होता है, डिस्काउंट दिया जाता है या सेविंग दी जाती है, ठीक है, और अ गिफ्ट ऑन द परचेज ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदिए, उस पर आपको क्या दे देंगे, हम डिस्काउंट दे देंगे या आपको कोई गिफ्ट दे देंगे, ठीक। कूपन्स आर यूज टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स। नए प्रोडक्ट को जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तब कूपन का यूज़ किया जाता है ताकि आपकी सेल्स क्या हो सके, इंक्रीज, ठीक है। प्रीमियम और बोनस ऑफर। अ सेल्स प्रीमियम और बोनस ऑफर इज द ऑफर ऑफ एन आर्टिकल फ्री ऑफ कॉस्ट और एट अ नॉमिनल प्राइस ऑन द परचेज ऑफ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो उस पर आपको प्रीमियम या आपको बोनस दे दिया जाता है, ठीक है। इट इज़ अ प्रैक्टिकल persuasion to buy that helps to increase immediate sales and to clear accumulated stock, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल तरीका है जिससे लोग सेल्स बढ़ाते हैं अपनी और लोग अपने स्टॉक को क्लियर कर देते हैं। ट्रेडिंग स्टैम्प। ट्रेडिंग और बोनस स्टैम्प आर इशूड बाय रिटेलर्स टू कस्टमर। कौन इशू करता है, रिटेलर इशू करता है, किसको, कस्टमर्स को। हु बाय गुड्स फ्रॉम देम। द नंबर ऑफ स्टैम्प्स गिवन टू अ बायर डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ परचेज, ठीक है। तो स्टैम्प डिपेंड किस पे करता है, जितना आपने परचेज किया उस हिसाब से आपको स्टैम्प दिया जाता है। दीज स्टैम्प्स आर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट एंड द कस्टमर कैन रिडीम देम टू ऑब्टेन प्रोडक्ट आउट ऑफ द स्पेसिफाइड लिस्ट। जो भी स्पेसिफाइड लिस्ट उसके अंदर होगी तो उस हिसाब से वो रिडीम कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट को। प्राइस कंटेस्ट। अंडर दिस डिवाइस कंज्यूमर्स आर गिवन रिवॉर्ड फॉर एनालिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपसे कंटेस्ट करवाया जाता है, तो आपसे एनालाइज करवाया जाता है या फिर क्रिएटिव थिंकिंग आपसे करवाई जाती है अबाउट द प्रोडक्ट। फॉर्म ऑफ स्लोगन राइटिंग, सेंटेंस कंप्लीशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरीके से कंटेस्ट आपसे करवाया जाता है। रिवॉर्ड्स आर गिवन टू सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश प्राइजेस, मर्केंडाइज, फ्री ट्रैवल, ठीक है। सच कंटेस्ट में ऑल्सो बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर सेल्समैन, डीलर्स to induce them to devote greater effort to obtain a new sales ideas, ठीक है सर। फिर आता है distribution of free sample। Many a times free sample of low priced and repeated sales items are distributed to selected people to gain customer acceptance, ठीक है। selected peoples को क्या किया जाता है, या तो प्राइस कम प्राइस में या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट क्या किया जाता है इसके अंदर सर इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल बांटे जाते हैं सिलेक्टेड पीपल्स को, ठीक है। द सैंपल में भी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द शॉप और डोर टू डोर, या तो शॉप में बांटेंगे या तो डोर टू डोर, शॉप के ज़रिए से या डोर टू डोर हम जाके दे देंगे। दिस इज़ एन इफेक्टिव डिवाइस टू ऑफ सेल्स प्रमोशन एज कंज्यूमर कैन टेस्ट द प्रोडक्ट बिफोर बाइंग इट, ठीक है। तो इससे क्या होगा सर, हमने प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप टेस्ट कर लो, आप देख लो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप परचेज कर लेना। हाउएवर दिस डिवाइस इज़ कॉस्टली एंड कैन बी यूज बाय बिग फर्म्स, ठीक है। ये कॉस्टली है ही है क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को, तो फिर सारी जो भी खर्चा है उसका
कॉस्ट है प्लस प्रॉफिट मार्जिन है, वो प्रॉफिट मार्जिन तो हमने खो दिया, प्लस जो कॉस्ट है वो हमने अपनी जेब से पूरी दी है, ठीक है, वो भी हम नहीं रिकवर कर पाए, ठीक है। तो इसलिए ये कॉस्टली होता है। तो बड़े बड़े जो खिलाड़ी होते हैं ये सिर्फ वही कर पाते हैं, छोटे मोटे बिजनेस इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब आ रहे डिस्टिंग्विश बिटवीन द एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, यानी एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन में फ़र्क क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। एडवर्टाइजिंग इज़ एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, ये हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। सेल्स प्रमोशन कंसिस्ट ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटी other than advertising, personal selling, publicity that help to increase sales through non-repetitive and one-time communication होती है सर ये। तो दूसरा पॉइंट कहता है द पर्सपेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ फॉर द लॉन्ग रन, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है तो लॉन्ग रन में ये चीज़ चलती है। और द पर्सपेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन इज़ फॉर द शॉर्ट पीरियड, यानी ये शॉर्ट टर्म में होती है, वन टाइम होती है, अगेन एंड अगेन नहीं होती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ टू बिल्ड इमेज ऑफ प्रोड्यूसर विद हिज प्रोडक्ट, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट में क्या कर रहे हैं, वो इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन इज़ टू इंक्रीज द सेल इमीडिएट सेल्स बढ़ाने के लिए बस ये सेल्स प्रमोशन किया जाता है। द स्कोप ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ वाइड और स्कोप ऑफ सेल्स प्रमोशन इज़ नैरो। एडवर्टाइजिंग इज़ डन ऑन रेगुलर बेसिस एंड रिकरिंग इन नेचर, बार बार होती है एडवर्टीजमेंट, ठीक है, और रिकर होती रहती है। इसी तरह से सेल्स प्रमोशन इज़ डन फॉर अ लिमिटेड पीरियड एंड नॉन रिकरिंग इन नेचर, यानी दोबारा ये चीज़ नहीं होती है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का क्या कहता है, एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी का डिफरेंसेस बता दो सर। एडवर्टाइजिंग इज़ डन बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, स्पॉन्सरशिप में पब्लिसिटी द स्पॉन्सर में नॉट बी आइडेंटिफाइड। पब्लिसिटी में क्या होता है, स्पॉन्सर आइडेंटिफाइड नहीं होता। फिर कहता है एडवर्टाइजिंग इज पेड बाय द स्पॉन्सर, जबकि पब्लिसिटी इज नॉट डायरेक्टली पेड बाय द स्पॉन्सर। एडवर्टाइजिंग इज ऑलवेज इम्पर्सनल, कभी भी पर्सनल नहीं होती। पब्लिसिटी में भी बोथ पर्सनल एज वेल एज इम्पर्सनल। एडवर्टाइजिंग हैज़ अ कॉमर्शियल वैल्यू, इसकी एक वैल्यू होती है कॉमर्शियल। पब्लिसिटी में और मे नॉट हैव अ कॉमर्शियल वैल्यू। एडवर्टाइजिंग इज लेस वर्सेटाइल, यानी ज़्यादा चेंज नहीं हो सकती है। पब्लिसिटी इज़ मोर वर्सेटाइल, यानी ये आराम से मॉडिफाई हो सकती है। तो सर आज के लिए इतना ही, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग द चैप्टर तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आपके लिए इसी तरीके से और ज़्यादा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।